हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव विथ डेमॉन किंग का सीज़न 2 लेकर आई हूँ। आज का एपिसोड इस फैन फिक्शन का लास्ट एपिसोड होने वाला है एंड रोज़ एफएफ पर कल से वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे वांगजी और विंग में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया था और फिर उन दोनों ने सॉल्व भी कर लिया था उसको आपस में और उनके बीच एक हॉट नाइट। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर विंग ने सारे कॉन्क्यूपाइंस को उनके महल, उनके सेक्ट भेजने का डिसीजन लिया था और उसने अपने फादर को ये कहा भी था। जियांग फैमिया खुश नहीं थे, लेकिन विंग जिसने अपना फैसला सुनाया था, इस बार वो अपने फादर से परमिशन नहीं ले रहा था। ये जियांग फैमिया को साफ साफ पता चल गया था। जियांग फैमिया जो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट कर रहे थे, इसलिए हार मानकर जियांग फैमिया को विंग ने बताया कि विंग उन्हें एक वारिस ज़रूर देगा और वो विंग का ही होगा, बट विंग किसी भी और कॉन्क्यूपाइन से या फिर किसी और राजकुमारी से शादी नहीं करेगा। ये सुनकर जियांग फैमिया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि तो फिर अगर विंग किसी और से शादी नहीं करेगा तो वो वारिस कैसे देगा, वो कैसे नया हायर देगा। राजकुमार लान वांगजी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, वो एक मेल है। लेकिन विंग ने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया था और जियांग फैमिया को ना विंग पर भरोसा था। वो विंग से बेइंतहा प्यार करते थे। मतलब एक नॉर्मल फादर और सन के बीच जितना बॉन्ड होता है, जितना प्यार होता है, शायद जियांग फैमिया के अंदर उससे ज़्यादा था विंग के लिए, क्योंकि विंग उनके हर एक उम्मीदों पर खरा उतरा था, इसीलिए शायद। और वो विंग के कहे गए हर एक शब्द को मानते थे, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा आर्गुमेंट और नहीं किया, वो शांत हो गए थे। फिर लगातार 1 हफ्तों तक सारे कॉन्क्यूपाइंस को उनके सेक्ट भेजा गया। सारे कॉन्क्यूपाइंस के साथ बहुत सारे तोहफे थे। ये खबर आग जैसे जंगल में फैलता है ना, उस तरीके से फैल गया था। विंग को पता था ये खबर फैलेगा ही, इसलिए विंग ने एक खास तरह का अनाउंसमेंट भी किया था, जहाँ पर विंग ने पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के सामने ये क्लियर किया था कि उसने किसी भी कॉन्क्यूपाइन के साथ कोई संबंध तो दूर की बात है, उसने नज़र उठाकर भी नहीं देखा है। उसकी नज़रों में पहले दिन से ही बस राजकुमार लान वांगजी थे। इसीलिए सारे कॉन्क्यूपाइंस एकदम प्योर है जो विंग के महल में आए थे। उनके साथ विंग ने किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं बनाया था और ये तो सच ही था। साथ ही में विंग का रेपुटेशन इतना अच्छा था पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने कि सभी ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया था। विंग के कहे गए हर एक बात को सभी ने एक्सेप्ट कर लिया था। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन उसी बीच पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक नया टॉपिक छिड़ गया था। वो था जियांग सेक्ट का अगला हायर कैसे आएगा। इस बात का मतलब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सभी अभी इस बात पर ही गॉसिप कर रहे थे, बट विंग को इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग और वांगजी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वांगजी का भी बहुत ज़्यादा काम कम हो गया था। अब वांगजी खुद के लिए भी समय निकाल पाता था, जिसके चलते वांगजी बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो इस बारे में सोचकर ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो एक बेबी को बर्थ देगा। वो मतलब इतना एक्साइटेड था कि उसे सब्र ही नहीं हो रहा था कि कब कब वो प्रेग्नेंट होगा। और विंग वांगजी को इतना बेसब्र होते हुए देखकर बस वांगजी को देखता रहता था। वांगजी के चेहरे का वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, वो सब विंग बहुत इन्जॉय करता था। उसे बहुत अच्छा लगता था वांगजी को ऐसे देखकर। इसी बीच एक बार फिर पूरे जियांग सेक्ट में तैयारी शुरू हो गया था विंग के राज्याभिषेक का, क्योंकि जियांग फैमिया और ज़्यादा इस चीज़ को डिले नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए एक बार फिर पूरा जियांग सेक्ट को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर एक सेक्ट को निमंत्रण भेजा गया था और हर एक सेक्ट से लोग आए भी थे। सभी एक बार फिर जियांग सेक्ट में इकट्ठे हुए थे। हंसी मजाक हो रहा था, एक जश्न का माहौल हुआ था। उसी बीच वांगजी और विंग को जियांग सेक्ट का पूरा सत्ता सौंप दिया जाता है। वांगजी और विंग जो एकदम राज पोशाक में थे। विंग ने वांगजी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। विंग वांगजी को लेकर राज सिंहासन में बैठता है। जियांग फैमिया विंग के सर पर वो ताज पहना देते हैं जो
अब तक उनके सर में रहा करता है। महारानी यू ने भी वांग जी के लिए एक स्पेशल ताज बनाया था, उसे वांग जी को पहना दिया था। अब विंग और वांग जी ऑफिशियली जियांग सेक्ट के महाराज और महारानी बन चुके थे। सभी विंग और वांग जी के नाम का जय जयकार कर रहे थे। वहाँ पर हर कोई खुश था, हर कोई जश्न में मग्न था। तभी एक सैनिक वहाँ पर आया और उस सैनिक ने संदेश देते हुए कहा कि वन सेक्ट में कुछ बुरा हुआ है। यह सुनकर सभी एकदम शांत हो गए थे ये सुनने के लिए कि क्या बुरा हुआ है। तभी वो सैनिक कहते हैं कि वन सेक्ट का सेक्ट लीडर वन रूहान और उनके बड़े बेटे वन चाओ के बीच लड़ाई छिड़ गया था। वन रूहान और वन चाओ आपस में लड़ पड़े थे। वन चाओ वन रूहान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वन चाओ को ऐसा लग रहा था कि उसके फादर डरपोक है और वो इस गद्दी के काबिल नहीं है, इसीलिए वन चाओ अपने फादर को ही मारने के लिए तुला हुआ था और इस चक्कर में वो दोनों ही मारे गए एक दूसरे से लड़ते हुए। अब वन सेक्ट का अगला क्लैन लीडर वन रूहान का छोटा बेटा वन जूलियो है। वन जूलियो जो ज़्यादा बड़ा कल्टिवेटर नहीं है, वो एक नालायक है, वो डरपोक है, बट कहीं ना कहीं ठीक है, वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के दबाव में रहेगा। इसके चलते वो वन सेक्ट के जो नागरिक है, जो आम लोग हैं, उन पर कोई जुल्म नहीं कर पाएगा और साथ ही में उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो बाकी सेक्ट पर जैसे वन रूहान करते थे छोटे छोटे सेक्ट पर हुक्म चलाना या फिर उनके साथ बदतमीज़ी करना, ये सब वो नहीं कर पाएगा। तो अगर वो अगला क्लैन लीडर बनता है तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो सैनिक एक चिट्ठी जो सीधा विंग के पास नहीं दिया था, उस चिट्ठी को उन्होंने जिन सेक्ट लीडर जिन गुआंगशाओ के हाथ पे दिया था, जो वन रूहान के छोटे बेटे वन जूलियो ने उनके लिए भेजा था। वो चिट्ठी मिंग्याओ के बारे में था। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कैसे मिंग्याओ ने अपने हरकतों से बाज ना आते हुए वन चाओ को अपने ही फादर के खिलाफ मतलब वन रूहान के खिलाफ भड़काता है और जिस कारण वन चाओ अपने फादर वन रूहान पर हमला कर देता है और उस वजह से ही वन रूहान और वन चाओ का डेथ हुआ था। इसलिए अब वन जूलियो हमेशा हमेशा के लिए मिंग्याओ को कैद कर रहा है। उसे उम्र भर वन सेक्ट में कैदी बन के रहना होगा और हर दिन उसे टॉर्चर किया जाएगा और जिन सेक्ट कुछ भी नहीं कह पाएगा क्योंकि यहाँ पर मिंग्याओ ने गलती किया है। यह सुनकर जिन सेक्ट क्लैन लीडर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, जिन गुआंगशाओ को इतना गुस्सा आ रहा था अपने उस नालायक बेटे पर कि वो अपने गुस्से को कहीं जाहिर नहीं कर पा रहे थे और इस सभा में इतने सारे लोग थे तो वो अपने आप को कैसे भी वो शांत करते हैं और कहते हैं जो करना है उसके साथ करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए वो अपने फेस को एकदम स्टिफ करके बैठ गए थे। वहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा ही माहौल हो गया था। किसी के मौत का खबर आना और फिर मिंग्याओ का ऐसे खबर आना, थोड़ा सा अजीब माहौल हो गया था। सब शोक नहीं मना रहे थे। वन रूहान और वन चाओ के मौत पर किसी को भी दुख नहीं हो रहा था और मिंग्याओ के साथ जो हुआ उससे भी किसी को भी दुख नहीं हो रहा था, लेकिन सभी थोड़ा अजीब फील ज़रूर कर रहे थे। खैर फिर से एक बार सभा को चेयर अप किया गया और सभा के बीचों में एक डांस परफॉर्मेंस दिखाया गया जो जियांग सेक्ट की तरफ से ही सारा इंतज़ाम किया गया था, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ डांस कर रहे थे, जिसे देखकर सबका दिमाग उन सारी न्यूज़ से हट गया था और सभी एक बार फिर से इस समारोह को एंजॉय कर रहे थे। समारोह ख़त्म होने के बाद वांग जी अपने अंकल और ब्रदर से मिला। असल में लैंड सेक्ट यहाँ पर आने में थोड़ा सा लेट कर चुके थे, इसीलिए समारोह से पहले वांग जी अपने अंकल और ब्रदर से नहीं मिल पाया था। तो अब समारोह ख़त्म होने के बाद वांग जी अपने अंकल और ब्रदर से मिलता है। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था इस बात को लेकर कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, वो अपने अंदर इस बात को छुपा ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ लैंड सेक्ट वाले थोड़े से टेंस थे क्योंकि अंकल लैन कुरैन और जवजुन दोनों ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो गॉसिप्स चल रहे थे उनके बारे में जानते थे।
वांग जी जो महल के अंदर रहता था, महल के काम-काज में, अपने कल्टीवेशन टेक्निक को सुधारने में और विंग के साथ समय बिताने में बिज़ी था, तो उसे कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था और विंग भी इन सारे फालतू चीज़ों को उसे बताता नहीं था। लेकिन यहाँ पर वांग जी के फैमिली वाले अंकल और ब्रदर थोड़ा-सा टेंस थे। विंग जिस तरीके से पूरे जो कॉन्क्यूपेंस थे उन सबको भेज दिया था और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में विंग का जो हायर है या फिर जियांग सेक्ट का नेक्स्ट हायर कैसे आएगा, विंग मतलब क्या पूरी ज़िंदगी बिना हायर के रहेगा, यही सारी बातें चल रहा था। तो अंकल और जेवजन थोड़ा-सा टेंस थे वांग जी को लेकर। इसीलिए वो वांग जी के पास आते ही उन्होंने वांग जी से सवाल किया, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? अपने अंकल और ब्रदर के चेहरे पर जो टेंशन था ना, वो देखकर वांग जी कंफ्यूज था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में चल क्या रहा है। इसलिए उसने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ है अंकल, ब्रदर, क्या कुछ हुआ है? मैं तो एकदम ठीक हूँ, आप लोग इतना टेंस क्यों हो? वांग जी वरिड हो गया था। अंकल और शिजन का हैरान हो गए थे। वो सोच रहे थे वांग जी को क्या पता नहीं है कि क्या हो रहा है। वांग जी का एक्सप्रेशन देखकर अंकल तो समझ गए थे कि वांग जी को नहीं पता है, इसीलिए अंकल ने जेवजुन का हाथ पकड़ लिया और बात को संभालते हुए कहा, वांग जी कुछ नहीं, हम बस तुम्हारे लिए वरिड थे, तुम खुश तो हो ना यहाँ पर? वांग जी ने कहा, हाँ अंकल, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कभी भी यहाँ पर दुखी हो ही नहीं सकता। यह सुनकर अंकल ने स्माइल किया और अपना सर नोट किया। अंकल फिर कहते हैं, शिचैन तुम वांग जी के साथ रहो, मैं बाकी के सेक्ट लीडर से बात करने जा रहा हूँ। शिचनगा ने अपना सर नोट किया था। अंकल के जाने के बाद शिचनगा वांग जी से बात कर रहे थे। अब वांग जी जो समझ चुका था कि कुछ तो हुआ है जो उसके अंकल और उसके ब्रदर उससे बता नहीं रहे हैं, तो वांग जी ने अपने ब्रदर को पकड़ा और बोला, ब्रदर मुझे बताइए क्या हुआ है, आप दोनों मेरे लिए इतना वरिड क्यों थे? शिचनगा जो बताना नहीं चाहते थे, बट वांग जी की आंखों में देखकर वो झूठ या फिर चुप रहना, इन दोनों में से कुछ नहीं कर पाए। वो अब कहते हैं कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वांग जी हैरान हो गया था ये सुनकर और फिर जाके उसे लगा कि उसे अपने ब्रदर को बताना चाहिए। वो पहले से ही किसी ना किसी को ये बताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि उसे बताना है कि वो अब एक स्पेशल मेल है, तो उसने अपने ब्रदर को बताना सही समझा। वांग जी अपने ब्रदर के हाथ को पकड़ता है और कहता है, ब्रदर वो आप लोग चिंता मत कीजिए, जियांग सेक्ट का नेक्स्ट हायर ज़रूर आएगा। वांग जी के कहे गए शब्दों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे शिचनगा। उन्होंने कहा, वांग जी क्या कह रहे हो? तुम राजकुमार विंग से इतना प्यार करते हो, तुम सह नहीं पाओगे अगर राजकुमार विंग किसी और से शादी करके एक बेबी लाए। शिचनगा और कुछ कह पाते उससे पहले वांग जी ने अपने ब्रदर के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, ब्रदर ऐसा नहीं होगा, जियांग सेक्ट का नेक्स्ट हायर आएगा और मैं उसे लाऊंगा। ये सुनकर शिचनगा हैरान हो गए थे, लेकिन वांग जी ने जब उन्हें सब कुछ खुलकर बताया तो वो थोड़ा सा शांत हो गए थे और थोड़ा सरप्राइज भी हो गए थे। उन्होंने कहा, सच में डेमॉन्स क्या? वांग जी ने कहा, हाँ ब्रदर वो है, और आपको पता है उन डेमॉन्स ने विंग को उनका राजा माना है क्योंकि विंग ने उनको बचाया था। शिजनगा जो हैरानी से वांग जी की बातों को सुन रहे थे और फिर वो हंसते हैं और कहते हैं, हाँ विंग, राजकुमार विंग एक काबिल राजा है, चाहे वो डेमॉन्स पर राज करे या फिर इंसानों पर, वो एक काबिल राजा है हर तरीके से। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, उसे प्राउड फील हो रहा था विंग पर। फिर समारोह ख़त्म हो गया था और उसके अगले दिन सारे सेक्ट अपने अपने सेक्ट में चले गए थे। जियांग सेक्ट में भी सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था। विंग जो राजकार्य में एकदम बिजी हो गया था, वांग जी भी अपने कामों में बिजी हो गया था। लेकिन वो शाम का वक्त और नाइट, इस समय विंग और वांग जी बस एक दूसरे में रहना पसंद करते थे। ऐसे ही लगभग और 1.5 महीना हो गया था। वांग जी अब बहुत परेशान रहने लगा था। वो अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुआ? जहाँ तक उसे पता है कि अगर कोशिश किया जाए तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर तो पक्का 2 महीना हो चुका था, लेकिन अभी भी वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुआ? यही सोच वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था।
विंग वांगजी के चेहरे पर परेशानी का भाव देख पा रहा था। विंग ने वांगजी को समझाया, लंजा, ज़्यादा मत सोचो, हमारा बेबी आएगा, थोड़ा सब्र करो। बट वांगजी, उससे सब्र ही तो नहीं हो रहा था। अब हमें सीन शिफ्ट होकर सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग मॉर्निंग कोर्ट में था। वो अपना काम कर रहा था और उसके सामने बहुत सारे मंत्रियाँ थे जो अलग अलग विषय में बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। विंग जो अपने काम में पूरा डूबा हुआ था, अचानक से एक सर्वेंट दौड़ते हुए आया। वो हाँफ रहा था। विंग ने उस सर्वेंट को देखा। वो वांगजी के खास सर्वेंट्स में एक था। वो सर्वेंट हाँफते हुए कहता है, महाराज, महाराज चलिए, वो महारानी वांगजी, वो बेहोश हो गए। विंग जैसे ही ये सुनता है ना, उसके हाथों में वो बहुत सारे पेपर्स को पकड़ के देख रहा था, बहुत सारे कागजात देख रहा था, वो सब नीचे गिर गया था। वो एक पल भी वहाँ पर नहीं रुका था। वो दौड़ के बाहर आ गया। वो दौड़ रहा था। उसे आज महसूस हो रहा था कि राजसभा से उसका अपना महल, जहाँ पर वो और वांगजी रहते हैं, वो कितना दूर है। उसे आज पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था अपने पूरे लाइफ में, जबकि वो बचपन से उसे महल में रहा है। विंग दौड़ के, अपनी पूरी ताकत लगा के दौड़ के महल पहुंचा, जहां पर वांगजी बेहोश था। उसे बेड पर लेटा दिया गया था। महारानी यू वांगजी के पास बैठे हुए थे। हीलर आ चुका था। हीलर भी अभी अभी पहुंचा था। हीलर ने वांगजी को चेक करना शुरू किया। विंग वांगजी के पास आके वांगजी के हाथ को पकड़ के खड़ा हो गया। विंग, जिसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिख रहा था, उसने अपनी मदर की तरफ देखा और बोला, मदर, क्या क्या हुआ था? महारानी यू कहती है, नहीं पता, वांगजी और मैं बस महल का दौरा कर रहे थे। हम देख रहे थे आसपास और पता नहीं कैसे वांगजी बात करते करते बेहोश हो गया। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा टेंशन आ गया था। उसने वांगजी का हाथ एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था। हीलर, जो वांगजी को अच्छे से चेक करते हैं, वांगजी के हाथ को भी वो चेक करते हैं, जिस हाथ को विंग ने एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था। हीलर को डर लग रहा था क्योंकि विंग ने उस हाथ को पकड़ा हुआ था, तो हीलर को वहाँ पर टच करने से ही डर लग रहा था। महाराज थे विंग, बट फिर भी अपने डर पर कंट्रोल करते हुए हीलर ने वांगजी को अच्छे से चेक किया। और चेक करने के बाद हीलर एकदम हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या हमें हमें एक बार अच्छे से और चेक करना चाहिए। ये कहते हुए हीलर ने दोबारा चेक किया, बट वही रिजल्ट था। हीलर, जो बहुत ही शॉक्ड में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। विंग बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था हीलर के एक्सप्रेशंस को देखकर। विंग ने कहा, क्या हुआ है, बताइए हमें। हीलर, अब वो चुप भी नहीं रह सकता, इसीलिए उसने कहा, महाराज, हमें नहीं पता, ऐसा कुछ हम पहली बार देख रहे हैं। विंग ने कहा, पहले मत बुझाइए, बताइए हमें कि क्या हुआ है। हीलर अब वो करते हुए कहते हैं, महाराज, हमें लगता है महारानी लान वांगजी वो प्रेग्नेंट है। ये कहने के बाद हीलर को लगा कि उसको सफाई देना होगा। उसे कहना होगा कि ये कैसे हो सकता है। विंग गुस्सा करेगा, लेकिन विंग, उसका एक्सप्रेशन तो एकदम चेंज हो गया था। उसका चेहरा जो थोड़ी देर पहले एकदम डरा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा टेंस था वांगजी को लेकर, उसका पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसके चेहरे पर खुशी दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक चमक था, उसके आंखों में एक चमक था। उसने कहा, आपने अच्छे से चेक किया? हिलर ने अपना सर नोट किया और बोला, हाँ, हमने अच्छे से चेक किया। महारानी यू, जो हिलर की बात को सुनकर एकदम हैरान हो गए थे, वो विंग से कुछ पूछते उससे पहले उन्होंने विंग का फेस देखा। ये खबर सुनकर विंग कितना खुश है, ये महारानी यू को पता चल रहा था। वहाँ पर महाराज जियांग फैमिया भी आ गए थे। मतलब हाँ, वो अब महाराज नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी वो विंग के फादर है, वो आ गए थे। जियांग फैमिया और महारानी यू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। फिर जाके विंग ने उन्हें सब कुछ बताया। विंग तब तक इस बात को सबके सामने नहीं लाना चाहता था जब तक वांगजी प्रेग्नेंट ना हो जाए। वांगजी एक मेल है, अगर वो प्रेग्नेंट ना हुआ तो सबको ये बात पता चला कि वांगजी प्रेग्नेंट हो सकता है, और फिर जाके अगर वांगजी प्रेग्नेंट ना हुआ तो कितना बदनामी होगा, वांगजी के बारे में अनाप शनाप बोला जाएगा। इसीलिए विंग पूरा टाइम चुप था, क्योंकि विंग वांगजी के बारे में एक भी गलत शब्द सुन नहीं सकता। तो विंग ने इसी वजह से किसी को कुछ कहा नहीं था। जब अब वांगजी प्रेग्नेंट है
तो विंग कैसे चुप रह सकता था। उसने अपने फादर को और अपने मदर को सब बताया, जो सुनकर जियांग फैमिया और महारानी यू बहुत खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा। ये खबर एकदम फैल चुका था और विंग ने ही इस खबर को फैलाया था, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल चुका था। वांग जी जिसे होश आने के बाद जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसका तो अलग ही लेवल का खुशी था। वो बार बार अपने बेली को टच कर रहा था और महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी बेबी बस एक मटर के दाने जैसा है, तो वांग जी कैसे उसे महसूस कर सकता है। बट फिर भी वांग जी को बहुत खुशी हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वांग जी को इतना खुश देखकर उसके तो मतलब उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो रो पड़ेगा। उसके आंखों में आंसू छलक आए थे। जियांग चैंग जिसे जब ये पता चला था, तो वो उछल रहा था, वो मतलब इतना खुश हो गया था। वो हर किसी को ये कहता फिर रहा था कि वो अब अंकल बनने वाला है। फाइनली इतने सालों बाद इस फैमिली में उससे भी छोटा कोई आने वाला है। वो ये बात सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था और वो खुश हो रहा था। हर तरफ खुशियाँ और खुशियाँ था। ये खबर लैंड सेक्ट में भी पहुंचाया गया था। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जहां पर ये बात सुनकर शॉक्ड थे, वहीं पर लैंड सेक्ट वाले बहुत ही नॉर्मल थे। अंकल कुरैन भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे। उन्हें मेल प्रेगनेंसी के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन वांग जी का प्रेग्नेंट होना थोड़ा अलग है। शिचन ने अंकल को सब कुछ बताया था कि वांग जी कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, तो ये थोड़ा अलग है। और उन्होंने जिस मेल प्रेगनेंसी के बारे में सुना था, वो थोड़ा अलग है। वो तो उन्होंने किताबों में पढ़ा था। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड बस इसी सोच में पड़ा हुआ था कि कैसे एक मेल प्रेग्नेंट हो सकता है। बट उसी जगह पर सभी का सोच कुछ ऐसा भी था कि हाँ, अगर महाराज वी वुशान है तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगला 8 महीना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गया था, क्योंकि वांग जी बिल्कुल भी बाकी मतलब जैसा विंग ने बुक्स में या फिर अपने मदर से जैसा सुना था ना, वैसा वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो बहुत ही शांत था और विंग को ऐसा फील हो रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है। वांग जी को बहुत थोड़े क्रेविंग्स भी होते थे, जो विंग हमेशा ही पूरा किया करता था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एकदम बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करेगा या फिर परेशान करना, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तो विंग के लिए ये बहुत ही अच्छे पल थे। वो एक एक दिन अपने बेबी को ग्रो होते हुए देख रहा था। वांग जी का बेली अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। वांग जी जब 7 मंथ का था, तो उसका बेबी शावर भी अरेंज किया गया था और उसके बेबी शावर में उसके अंकल और ब्रदर को बुलाया गया था। विंग के सिस्टर यानली का भी एक बेबी था, जो अभी 3 साल का हुआ था, जिंगलिन। तो यानली अपने बेबी और हस्बैंड के साथ आया था। वांग जी का बेबी शावर एकदम फैमिली में रखा गया था, ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था और बहुत ही खास जियांग सेक्ट के मंत्रियों को इनवाइट किया गया था, उनके परिवार को इनवाइट किया गया था। और वांग जी को ना यही अच्छा लगा था, एकदम पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को इनवाइट करना, ढेर सारे लोग आना, समारोह होना, चिल्लाना चीखना। वांग जी को उससे पसंद आता ही नहीं अगर ऐसा कुछ होता। तो उसके बेबी शावर के बाद लगभग 15 दिनों तक अंकल और उसका ब्रदर यहीं पर थे और उसका ध्यान रखने में विंग का हेल्प कर रहे थे। फिर वो चले गए थे, क्योंकि उनका भी तो एक सेक्ट है ना, और उन्हें उस सेक्ट का भी ध्यान रखना होगा, इसलिए वो चले गए थे। अभी वांग जी पूरा 9 मंथ में आ गया था और उसे अभी चलने में और बैठने में, हर एक चीज़ करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा था। उसका जो पीठ है वो हमेशा दुखता था, उसके पैर एकदम फूल गए थे, सूज गए थे। विंग हमेशा वांग जी का अच्छे से ध्यान रखता था। इस 9 मंथ में विंग एक भी दिन राजसभा में नहीं गया था। अभी जियांग फैमिया विंग की जगह राज्य को संभाल रहे थे और विंग को पूरा समय दे रहे थे वांग जी के साथ बिताने के लिए। इसी बीच एक दिन वांग जी को पेन शुरू हुआ। वांग जी इतने भयानक पेन में था, विंग का रूह कांप गया था वांग जी को इतने पेन में देखकर। बट वांग जी बहुत स्ट्रांग था, उस पेन को वांग जी ने सहन किया और बेबी को बर्थ दिया। वो एक बेबी बॉय था जो बहुत ही सुंदर था। उसका पूरा नैन नक्श एकदम विंग पर गया था। वो पूरा विंग का डिटो कॉपी लग रहा था। वांग जी ने जब उसे देखा, तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद विंग ही है। महारानी यू भी बेबी को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि ये पूरा विंग का डिटो कॉपी लग रहा था। विंग भी जब बच्चा था एकदम ऐसा दिखता था।
फिर बेबी का नामकरण का समय आया। नामकरण का समारोह बहुत बड़ी तरीके से किया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो जियांग सेक्ट का अगला हायर है, तो उसका नामकरण तो बड़े तरीके से ही होने वाला है। उस बेबी का नाम वांग जी ने रखा था, जियांग शिजुई। ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे और सभी ना बेबी को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि इस बेबी को एक मेल ने बर्थ दिया था और ये बेबी इतना अडोरेबल था और पूरा महाराज विंग के जैसा था। पूरे समारोह में सभी ने बेबी को भर भर कर आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। लैंड सेक्ट से भर भर के तोहफे आए थे। अंकल जो बेबी को अपनी बाहों में लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। ये बेबी उनके वांग जी का है, इस बेबी को उनके वांग जी ने बर्थ दिया है। ये सोच कर ही अंकल के अंदर एक अलग ही इमोशन पैदा हो रहा था, उनके आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर शिजुई दौड़ रहा था। वो 1.5 साल का हो गया था। वो अपने हाथों में तलवार लेकर जियांग चैंग के पीछे दौड़ रहा था। उसके हाथों में एक लकड़ी का तलवार था, जो लेकर वो जियांग चैंग के पीछे दौड़ रहा था और बोल रहा था, अंकल रुकिए ना, अंकल मेरे लिए रुकिए ना, मैं थक रहा हूँ। जियांग चैंग जो रुक ही नहीं रहा था, वो शिजुई को परेशान कर रहा था। उसी वक्त जियांग फैमिया आगे आए और शिजुई को अपने बाहों में लेते हुए जियांग चैंग को डांटते हुए कहते हैं, अचिंग। जियांग चैंग अपने फादर को देखकर रुक गया था। शिजुई तुरंत अपने ग्रैंडफादर के गालों को पकड़ता है और कहता है, ग्रैंडपा देखिए ना, अंकल मेरे लिए रुक ही नहीं रहे, मैं कैसे उनको पकड़ पाऊंगा? मेरे तो पैर छोटे छोटे हैं ना, मैं इतने छोटे छोटे पैर से कैसे दौड़ पाऊंगा? वो मेरे लिए नहीं रुक रहे। ये सुनकर जियांग फैमिया थोड़े से गुस्से के भाव में कहते हैं, अच्छा ये किया आपके अंकल ने, हम उन्हें पनिश करेंगे, हम उन्हें महल से निकाल देंगे। उन्होंने हिम्मत कैसे कर लिया हमारे होने वाले राजा को परेशान करने का? ये सुनकर शिजुई का जो सीना है ना, वो एकदम चौड़ा हो गया था। वो एक बड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, एकदम से ही। जियांग चैंग जो हर एक बात को सुन रहा था और हंस रहा था, उसे भी बहुत प्यार आ रहा था। शिजुई सबके आंखों का तारा था। वो इस पूरे महल में हर जगह घूमता रहता था और हर किसी से बात करता रहता था। हर एक सर्वेंट से जाके बात करना, उनके साथ खेलना, शिजुई यही सब करता रहता था और वांग जी और विंग उसे नहीं रोकते थे। वांग जी और विंग जो अभी भी दूर से शिजुई को देख रहे थे। विंग ने वांग जी को अपने बाहों में लिया हुआ था। वांग जी जो विंग के चेस्ट से लगकर बस अपने बच्चे को देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है उन डेमॉन्स का और गॉड का। और विंग भी, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली चल रहा था। जियांग चैंग जो अभी पूरी तरीके से जियांग सेक्ट के अलग अलग जिम्मेदारी को संभालना शुरू कर चुका था। वो सेनापति बन चुका था जियांग सेक्ट का। वो अपने ब्रदर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जियांग सेक्ट को चलाने में हेल्प कर रहा था। दूसरी तरफ लैंड सेक्ट भी ऊंचाई पर उठ रहा था। लैंड शिचैन ने अपने ही क्लैन से एक लड़की से शादी किया था और उस शादी में सब गए भी थे। जियांग फैमिली सारे लोग गए थे। हर कोई अपने अपनी ज़िंदगी में खुश थे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे वांगशन का लाइफ कंप्लीट था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे। इसी के साथ ये फ़ैन फिक्शन लव विथ डेमॉन किंग ख़त्म हुआ। आप लोग ज़रूर बताना ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा है आप सबको। और एक न्यू फ़ैन फिक्शंस के साथ इस चैनल पर आप सबसे मिलूँगी मैं दोबारा। एंड कल रोज़ एफएफ पर न्यू एपिसोड अपलोड होगा। तो बाय बाय, कल मिलेंगे रोज़ एफएफ पर।